आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अजी सुनते हो, अनुज को कंपनी में जाकर टिफ़िन दे आओगे क्या? क्यों, आज अनुज टिफ़िन लेकर नहीं गया? सुमित ने पूछा। आज अनुज की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, मैं दे आता हूँ। सुमित ने अपने हाथ में रखा हुआ अखबार नीचे रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। विद्या ने अपनी उदासी और परेशानी छोड़कर राहत भरी लंबी सांस ली। वह यही सोच रही थी कि सुमित तैयार हो गए हैं, इसका मतलब उसके और अनुज के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह अनुज का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और विद्या का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया क्या है, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने, बस यही सब उसके मन में समाया हुआ था। माँ मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। और एक और ये हमारे पापा, जिनके कारण अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। अनुज, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। और इसके अलावा तुम्हारी बहन की शादी का खर्चा भी तो उन्होंने ही किया है ना। अपने गांव की ज़मीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रहती है। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? ज़रा यह सोच के भी तो देखो। आखिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? उनके सारे भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा क्या कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए हैं, उसने खुद अपने लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बना कर दे दें। यह सब सुन के एक क्षण के लिए विद्या की आंखें भर आईं। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या कमा कर रखा है मेरे लिए? परेशान और दुखी माँ अपने ही जन्म दिए पुत्र को आखिर क्या बताए कि उसके बाप ने क्या किया है उसके लिए। यह सब सोचते हुए फिर बोली, तुम्हारे पापा ने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, उन्होंने अपने भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। अनुज मूर्खों जैसी बात करते हुए एक और तर्क देकर बोला, अच्छा वो ठीक है, लेकिन उन्होंने हजारों बच्चों को ट्यूशन्स दी। यदि उनसे ही फीस ले लेते तो आज हम पैसों में खेल रहे होते। कम से कम खुद के लिए एक ढंग का मकान तो बनवा ही लिया होता। आजकल के ट्यूशन्स देने वालों को देखो, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। ये तुम सच बोल रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ आदर्श थे कि ज्ञानदान का कभी कोई पैसा नहीं लेना है। उनके उन्हीं सिद्धांतों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसका अंदाज़ा भी है क्या तुझे? ये सुनते ही अनुज और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उन पुरस्कारों को क्या चाटना है माँ? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा। पड़े पड़े सिर्फ धूल ही खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अनुज ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुमित खड़े थे। पापा ने कहीं उसकी बातें तो नहीं सुन ली, इस डर मात्र से ही अनुज का चेहरा उतर सा गया। परंतु सुमित बिना कुछ बोले ही अंदर चले गए और यह बात विवाद यहीं ख़त्म हो गया। ये था विद्या और अनुज का कल का झगड़ा। पर आज सुमित ने टिफ़िन साइकिल में अटकाया और तपती हुई धूप में अनुज की कंपनी के लिए निकल पड़े। 10 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अनुज साहब का टिफ़िन देना है, अंदर जा सकता हूँ क्या? अभी नहीं, बड़े साहब आए हुए हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग ख़त्म करके आ सकते हैं। आप बाजू में ही खड़े रहिए, चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। आसपास कहीं भी छाँव नहीं थी, तो सुमित वहीं थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। थोड़ी देर का कहते कहते 1 घंटा निकल गया। पैरों में दर्द उठने लगा था, इसलिए सुमित वहीं एक तपते पत्थर पर बैठने ही वाले थे कि तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग ख़त्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ अनुज भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े हुए देखा तो मन ही मन फिर नाराज़ हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नज़र सुमित की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने गार्ड से पूछा। अपने अनुज सर के पिताजी हैं सर, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज़ में जवाब दिया। बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वह हुआ। अनुज के शरीर से पसीने की धार बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ सा लगने लगा। गार्ड की आवाज़ देने पर सुमित पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। सुमित सर हैं ना आप? एसएन हाई स्कूल में शिक्षक थे ना आप? हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे?
कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने सुमित के पैर छुए। सभी अधिकारी और अनुज वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं विनीत अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर भी पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन साहब हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। गार्ड, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। उसकी तरफ देखकर सुमित ही बोले, इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं खुद ही बाहर रुक गया था। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने सुमित का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान केबिन में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, सुमित सकपकाते हुए बोले। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक तो आपका ही हुआ ना सर। चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले। सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी के अनाज की दुकान ही संभाल रहा होता। अनुज और जनरल मैनेजर दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था, जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन भी दिलवाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, बस यही काम था मेरा। चेयरमैन साहब हंसते हुए बोले। शाम की क्लासेस से बंक मारकर फिल्म देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता था। उस समय सुमित सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनसे मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता जताई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और इनसे हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस लेने का भी बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए तो हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। सच कहता हूँ अनुज, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सूझता नहीं था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कभी कठिन लगते थे वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को बहुत खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ सर से ही पढ़ने लगा, और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया। माय गुडनेस। पर सर, फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया था। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया है और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका जाकर MS किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछ लिए। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्शों को। सुमित की ओर देखकर जनरल मैनेजर ने कहा। अरे सर, ये व्यक्ति सिद्धांतों के पक्के हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था इनका। चेयरमैन बोले। मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक हैं। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, उनके आदर्श थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने सुमित से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, सुमित के बदले में अनुज ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तुरंत चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर। सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें का एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? सुमित और अनुज दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, सुमित आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने सुमित के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज़ ना मत करिए और मुझे माफ़ कर दीजिए।
काम की अधिकता में आपकी गुरुदक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर अनुज की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, अनुज तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती, ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है। इसलिए अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की है और हॉल भी बुक नहीं किया है। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन तो मालूम ही होगा तुम्हें। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सर के बस एक आवाज़ देने की बात है। परंतु सर सिद्धांतवादी हैं, वैसा करेंगे ही नहीं। इस लॉन का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है, उसे मैंने सिर्फ बताया है, सिर्फ हॉल ही नहीं, उसने तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ले ली हैं, वह भी श्वाखुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुज अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो अनुज, ये उनकी कमाई है। और मुझे एक वचन दो अनुज, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कभी कोई दुख भी नहीं दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मार कर भगा दूंगा, बल्कि पूरे राज्य भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। अनुज हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब अनुज घर आया तब सुमित किताब पढ़ रहे थे, विद्या पास ही सब्जी काट रही थी। अनुज ने बैग रखा और सुमित के पैर पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व वाले हो। सुमित ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा क्यों रो रहा है, विद्या की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जरूर कुछ अच्छा ही घटित हुआ है यह वह समझ गई थी। इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ता देखकर उसकी आंखों से भी कुछ बूंदें गालों पर लुढ़क आईं। कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।